तो जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो वैसे आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स एंड वाटर होते हैं, चार तरह के। तो हमने ये दोनों के बारे में भी पढ़ा है। आज हम फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो फूड आइटम्स होते हैं, न्यूट्रिशनल आइटम्स होते हैं जो कि हमें लार्ज क्वांटिटी में खाने होते हैं। तो आगे चलते हैं, फैट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं आज। देखिए, फैट फैट इन फूड इंक्लूड्स अ मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये क्या होते हैं, यानी कि फैट जो होते हैं, जो हम फैट खा रहे हैं, वो फैट्स दो फॉर्म में मिलते हैं, एक सैचुरेटेड फॉर्म में और एक अनसैचुरेटेड फॉर्म में। सैचुरेटेड क्या होती है, अनसैचुरेटेड क्या होती है, गुड फैट क्या होता है, बैड फैट क्या होता है, इसको आज समझेंगे अच्छी तरह से, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको डाइट में किस तरह का फैट लेना है। तो सैचुरेटेड जो फैट होता है, वो फैट वो है जो रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। जैसे कि घी है, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं या ठंडा करते हैं तो वो जम जाता है। लेकिन रिफाइंड ऑयल है या सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये जमते नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें जमती नहीं है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, उसको हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। और सैचुरेटेड फैट बोलते हैं जो कि जम जाता है। तो अगर डायरेक्टली कोई पूछे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, तो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो जम जाते हैं, इसलिए वो बैड फैट की कैटेगरी में आ सकते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट गुड फैट की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए, एनिमल बेस्ड फूड्स जैसे कि मीट्स, मिल्क। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनिमल बेस्ड फूड्स होते हैं जैसे कि मीट्स हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, और वो हायर होते हैं सैचुरेटेड फैट में। जबकि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट में हायर होते हैं। यानी कि जो नॉन वेज प्रोडक्ट्स हैं उनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, और जो वेजिटेबल सोर्स हैं या प्लांट से हमें जो मिलते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। तो प्लांट सोर्स का जो फैट है वो हमारे लिए अच्छा है, और एनिमल सोर्स का फैट जो है हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब फैट मॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बनते हैं? दो चीज़ों से बनते हैं, ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। तो अगर आपसे कोई, जैसे हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ऐसे ही आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बन जाता है? अमीनो एसिड्स बन जाता है। इसी तरह से फैट का जब मॉलिक्यूल आप खाते हैं, फैट खाते हैं, तो वो आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप एनर्जी के फॉर्म में इसको कंपेयर करके देखें, अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें कि हर ग्राम जो फैट का बर्न होता है, तो उन दोनों से डबल से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज या कैलोरीज दे रहे हैं, और प्रोटीन भी 4 दे रहे हैं 1 ग्राम बर्न होने पर। बट फैट हमें 9 कैलोरीज पर ग्राम बर्निंग पर एनर्जी देता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिली? फैट से मिल रही है। बट इसका यूटिलाइजेशन क्या है? क्या हम डायरेक्टली फैट को यूज कर सकते हैं? क्या ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है कि हम जिम जाते हैं तो पहले फैट बर्न होगा, या कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा, या प्रोटीन बर्न होगा? अब ये जो मैं बर्निंग वाली बात बता रहा हूँ, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे आप बाइक या स्कूटर या गाड़ी चलाते हो, तो जो पेट्रोल आपका खर्च हो रहा है, वो ये तीनों उसका काम भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी आपको पेट्रोल का काम कर रहा है, प्रोटीन भी और फैट भी। तो उससे आपकी गाड़ी चल रही है। इसी तरह से आपको जो एनर्जी मिल रही है बॉडी में, वो इन तीनों से मिल सकती है। बट बॉडी कौन सी, किस सोर्स से एनर्जी पहले लेगी, या कौन सा सोर्स उसको फेवरेबल है, ये एक अलग स्टोरी है जिसको हमें अभी डिटेल में हेलो। समझना है। अरे कोई गुड डाउट अभी मॉर्निंग। तक? किसी के बैकग्राउंड की आवाज आ रही है, प्लीज साउंड म्यूट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एक बार सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे एक बार, ताकि क्लास में पता लग जाए। उसके बाद चाहे बंद कर दीजिएगा, एक बार ऑन करके फिर बंद कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी। इससे मुझे लगता है सब हेलो सर। एक्टिव एक्टिव होके सुन रहे हैं, बस ये देखने के लिए।
तो आप बीच बीच में ना प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिए, हाँ या ना जो भी बोलना है। आपको समझ में आ रहा है तो यस बोलने के लिए आप अनम्यूट कीजिए, उसके बाद फिर आप अपना साउंड म्यूट कर लीजिए। जो भी डाउट पूछना हो चाहे वैसे भी, ठीक है। और वीडियो आपकी वैसे चॉइस होती है, बट अगर सारी वीडियोस ऑन रहती है ना, ठीक है। उससे सब लोग एक अटेंटिव ठीक। रहते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि ऑन ही रखिए। कई बार हम लोग बहुत कैजुअल से होते हैं घर में, तो इसलिए भी बंद करना चाहें तो आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच देने के लिए स्क्रीन टाइम। अब उसके बाद हम फिर से आते हैं, ये जो अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना सबको? जी सर। ओके, सब तक आवाज आ रही हाँ है? सर। ओके, वेरी गुड। एक सेकेंड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम एनर्जी का आपको ये पॉइंट मैं दोबारा से समझाता हूँ कि ये क्यों हम पढ़ रहे हैं बार बार कि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जलने पर हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। ये हमारी लाइफ जो है ना वो पूरी दो ही चीजों पे डिपेंडेंट है। हम जिंदा जो है, तो हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। हमें कोई भी काम कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा जो हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। हमारी जो मशीन है बॉडी की, उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी के लिए भगवान ने हमें 3 चीजें दी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। इन तीनों सोर्सेज को हम एज अ पेट्रोल या फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले जो बॉडी है उसको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बर्निंग से बराबर मिलती है, बट फैट से ज्यादा मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैट से ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो बॉडी फैट को बर्न करके एनर्जी ले लेगी, नहीं। इन सबके अलग अलग टाइमिंग होती है, अलग अलग तरीका होता है कि कौन से आपको एनर्जी चाहिए, बट सबसे पहला सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और बाकी हम एनर्जी एक सिस्टम हमारा आता है, एक टॉपिक, उस पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप इसके मास्टर हो जाएंगे कि क्या एनर्जी होती है, कैसे होता है। तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ इसमें। इसके बाद आता है नेक्स्ट कि फैट क्या क्या काम करता है, फैट के फायदे क्या है हमारी बॉडी में। हम सोचते हैं कि फैट जमा हो गया तो, या हमने फैट खाया तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग जब डाइटिंग करते हैं या ट्रेनर उसको बोलता है अरे भाई मोटे हो रहे हो तुम तो फैट खाना छोड़ दो, तो वो सबसे गलत सलाह है जो कोई भी ट्रेनर किसी क्लाइंट को देता है। तो आपको इमीडिएटली फैट को खाना बंद नहीं करना है, बल्कि आपको चॉइसेस बदलनी है कि मुझे क्या खाना है। ये गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको हाँ मैं। चॉइस चॉइस बदलनी है कि कौन सा आपको फैट खाना है और कौन सा नहीं खाना है। फैट छोड़ना नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी तरह के डाइट प्लान में आपको 20% मिनिमम फैट तो रखना ही रखना है, यानी बिना फैट के आपका सारा प्लान वेस्ट हो जाता है। चाहे आपको वेट लूज करना होगा ना, तब भी आपको फैट खाना पड़ेगा, लेकिन कौन सा खाना है वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा खाना है। तो ये हम आगे चल के भी सीखेंगे। पहले हम समझते हैं कि फैट हो, हमने खाया तो उसका फायदा क्या है, हमें फैट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले स्किन और हेयर के लिए आपका फैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन सूख जाएगी, फट जाएगी अगर आपने फैट नहीं खाया। आपके हेयर जो है, बाल जो है वो खराब हो जाएंगे अगर आपने फैट नहीं खाया। आपके जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स मतलब हार्ट, लिवर, जो अंदर के सारे आपके ऑर्गन्स हैं शरीर के, उनको कुशनिंग देता है। कुशनिंग का मतलब गद्दे का इफेक्ट देता है। अगर आप दौड़ रहे हो, कूद गए हो, गिर गए हो, तो आपको उन ऑर्गन्स में चोट ना लगे, उसके आसपास कुशन जैसा, गद्दे जैसा जो फीलिंग आता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का जो फीलिंग होता है, वो फैट की वजह से होता है। तो आपको फैट कुशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंसुलेशन देता है। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड है, उससे आपका फैट बचाता है, इंसुलेट करता है आपको, ठीक है। और ये किसके प्रोडक्शन में जरूरी है और एब्जॉर्प्शन में? वाइटामिन और हॉर्मोन्स। आप सबको पता है हम वाइटामिन खाते हैं, हमारी फूड से हमें वाइटामिन मिलता है। और वाइटामिन दो तरह की होती हैं, एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन होती हैं और एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होती हैं। तो जो आपकी फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, अगर आपने फैट नहीं खाया तो वो आपकी बॉडी में जाएंगी ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी एब्जॉर्ब, तो आपको नुकसान होगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में कोई भी काम बिना हॉर्मोन्स के नहीं हो सकता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सारे हॉर्मोन्स हमारे वर्क करते हैं। और वो हॉर्मोन्स जो हैं वैसे तो प्रोटीन से बनते हैं, बट उनकी फंक्शनिंग के लिए आपको फैट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फैट के ऊपर आपका सारा दारोमदार है। चलिए आगे चलते हैं। मिनिमम बॉडी फैट परसेंटेजेस ऑफ 7% फॉर मैन एंड 12% फॉर वीमेन आर रिकमेंडेड। कम से कम अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे को बिल्कुल लीन होना है, सिक्स पैक्स निकालने हैं, या मेरे को वेन्स निकालनी है, नसें दिखानी है, तो एक जो हेल्दी लेवल है जिसमें कि आप हेल्दी भी रहोगे, फिट भी रहोगे, तब भी ये सब चीज अचीव कर सकते हो, तो वो क्या है? वो है 7% फॉर मैन एंड 12% फॉर वीमेन। तो 12% आपका औरतों के लिए और 7% आदमियों के लिए होना चाहिए कम से कम। बट आजकल कंपटीशन में
आदमी जो है 3 से 4% तक भी चले जाते हैं, बहुत ज्यादा वेन्स उनकी मैप की तरह दिखती हैं, ऐसी विमेन भी जा रही हैं। बट वो अनहेल्दी तरीका है, उस उतने लेवल तक नहीं जाना चाहिए इन माई। राइट भाई। हाँ जी, फैट्स जो है वो यूटिलाइजेशन क्या करते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन के मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अलावा लिनोलिक एसिड एक चीज होती है, उसका अकेला सोर्स आपके फैट्स होते हैं, जो कि स्किन की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया कि स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कम से कम अनसेचुरेटेड फैट के 10 से 15 ग्राम आपको रोजाना खाने में चाहिए ही चाहिए। तो अब ये जो अनसेचुरेटेड फैट है, इसको अभी हम थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली exactly क्या आपको खाना है फैट में, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप समझ लीजिए थोड़ा, फैट्स जो है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं। अगर हमने खाए फैट, तो एक एंजाइम होता है, कल मैंने बताया था एंजाइम भी प्रोटीन से बनते हैं, और एंजाइम्स आपके खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। तो फैट को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम आपको हेल्प करता है, लाइपेज नाम का एंजाइम, LIPASE। तो जब भी आपको लास्ट में किसी भी वर्ड के ASE नजर आए तो समझ लीजिए वो एंजाइम है। एज जो है वो एंजाइम है, जैसे कि सेलिवरी अमाइलेज। तो सेलिवरी अमाइलेज क्या है, सेलाइवा जो आपकी लार बनती है मुंह में, उससे निकलने वाला एंजाइम है, तो जो कि 30% आपका स्टार्च को मुंह में ही डाइजेस्ट कर देता है। तो तभी आप लोग बोलते हैं ना, जिम में जाओ तो उबले हुए आलू खा के जाओ या चने खा के जाओ सुबह, वो उसमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को 30% आपके माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है सेलिवरी अमाइलेज। तो आपको ये ध्यान रखना है, लाइपेज नाम का एंजाइम जरूरी है फैट की डाइजेशन के लिए। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और बाइल जूस या बाइल सॉल्ट के साथ मिलकर, बाइल क्या होता है, लिवर में बनता है और आपके गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है बाइल जूस। आपने सुना होगा ना कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, उसकी गॉल ब्लैडर निकाल दिया, और या पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, तो ये पित्त है, बाइल मतलब पित्त। तो ये पित्त जो है आपका, ये लाइप इसको फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, किसकी, लाइपेज एंजाइम के साथ मिलकर करता है। फिर ब्लड स्ट्रीम में विद द असिस्टेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन ही ऐसे जाता है और स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। इसकी डिटेलिंग आप पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ समझना है आप मेरे से अलग से भी पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी फैट प्रोटीन कोटिंग फॉस्फोलिपिड्स, ये इनकी असिस्टेंट्स होती है लाइपोप्रोटीन्स की, जिसकी वजह से ब्लड फैट जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करता है और ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है जाकर फैट सेल्स में। और फैटी एसिड्स के रूप में जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तब वो कन्वर्ट होता है, यानी बर्न होता है और आपको एनर्जी देता है। तो ये सारा खेल आपको तब समझ में आएगा जब हम जिम की बात करेंगे कि फैट कैसे घटाएं किसी का भी जिम के अंदर, या योगा से या एरोबिक से कैसे घटाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और क्या एग्जैक्टली exactly क्या तरीका है जिससे कि आप ज्यादा उतने ही एक्सरसाइज से ज्यादा घटा सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे चलते हैं पहले। अगर आपका जो फैट है ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है और वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर बर्न करता है, तो एज एनर्जी आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो आप समझ सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड और ग्लूकोज इज नेसेसरी फॉर एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन। तो जब आप कोई लंबे समय तक कोई एक्सरसाइज करते हो, तो आपको एनर्जी, फैट अकेले फैट भी नहीं देता और अकेले ग्लूकोज भी नहीं देता, दोनों को मिलके मिलता है। इसीलिए आपको रिकमेंडेशन ज्यादातर दी जाती है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से आधा पौना घंटा पहले हल्का फुल्का आपको खा के जाना चाहिए, जैसे कि एप्पल या कुछ हल्का ग्लूकोज, और तो जिससे कि आपको एनर्जी ज्यादा मिले और ज्यादा देर तक आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सको। ठीक है। अनएरोबिक सिस्टम, एरोबिक सिस्टम, ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा। अब हम आते हैं दूसरे आगे वाले टॉपिक पे। अब आता है गुड फैट और बैड फैट, बिल्कुल सिंपल तरीका समझने का, समझ लीजिए। कोलेस्ट्रॉल आप सबने सुना होगा कि किसी आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया, या उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या कोई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल सबने सुना है। बट आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ से मिलता है आपको, वो मिलता है जो आप गंदा खाना खाते हैं बाहर का, ऑयली छोले भटूरे खा लिए, या कोई भी इस तरह का खाना जो कि ज्यादा क्रीमिश होता है, ऑयली होता है, जो बार बार पकाया जाता है ऑयल, उससे आपको ट्रांस फैट्स मिलते हैं। वो ट्रांस फैट्स आपको बैड कोलेस्ट्रॉल देते हैं, और उस बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी LDL। ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है। और इसका एक और नुकसान है, जितना आप बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाओगे, वो ऑलरेडी जमा कोलेस्ट्रॉल को भी बैड कर देगा, यानी उसको भी और बेकार कर देगा और खराब कर देगा। और ये क्यों होता है, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप अगर मान लीजिए आपने कोई पौधे उगाए हैं खेत में, फील्ड्स में आप काम कर रहे हो और वहां पर आपने गेहूं उगाया, तो आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ में कोई छोटे मोटे पौधे उग जाते हैं, जो कि आप, जो उसका गेहूं के पौधे का खाना खुद खा जाते हैं, जिसको पैरासाइट की तरह बोलते हो, खरपतवार हिंदी में बोलते हो। तो वो जो चीज है ना, वो होते हैं आपके
फ्री रेडिकल्स, उनको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स जो है वो कहाँ से आते हैं? ट्रांस फैट से आते हैं। तो हमारे शरीर में जो हम नॉर्मली जो न्यूट्रिशन का खाना खा रहे हैं, वो बजाय हमारे शरीर में ग्रोथ के या रिपेयर के लगने के, वो फ्री रेडिकल्स हमारे बदले खा जाते हैं। तो इसीलिए आप जो कहते हैं सात्विक भोजन करो, यानी ऐसा खाना जिसमें ज्यादा बाहर का कोई ऑयल ना हो, घरेलू खाना हो, और ज्यादा क्रीमिश ना हो, क्रीम वगैरह ना पड़ी हो, ऑयल बहुत ज्यादा घी वगैरह ना हो, और मसालेदार ज्यादा ना हो, अचार ज्यादा ना जिसमें डला हो पुराने जमाने का, ऐसे करके चीजें जो आप खाते हैं, तो उससे आपका फायदा क्या मिलता है आपको, कि आपके फ्री रेडिकल्स नहीं बनते शरीर में। तो आपने सुना होगा कि ग्रीन टी पीनी चाहिए। तो जो ग्रीन टी है या उससे रिलेटेड और सामान है, वो क्या करते हैं, उनमें उनके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होते हैं? मैं लिख के बताता हूँ आपको, एंटी ऑक्सीडेंट्स। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स ग्रीन टी में होते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स वर्ड है ना, ये फ्री रेडिकल्स को घटाता है, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें हम खाते हैं, जैसे कि ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी डायरेक्टली फैट लॉस नहीं करती, ग्रीन टी क्या करती है, फ्री रेडिकल्स को कम कर देती है। जब फ्री रेडिकल्स कम हो गए शरीर में, तो जो हम नॉर्मल न्यूट्रिशनल खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर को लगेगा, और एक्स्ट्रा जो गंदगी थी शरीर की वो निकल जाएगी, टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी, और हम हेल्दी हो जाएंगे, और वेट हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसलिए हम ग्रीन टी या कोई अच्छी चीजें खाते हैं। तो अब ये थ्योरी आपको थोड़ी सी समझ में आई। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एक होते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। अब इनके सोर्सेज बता देता हूँ कहाँ से मिलता है। एचडीएल जो आपको मिलता है, जैसे कि बादाम, आमंड्स आप खाते हो, अखरोट यानी कि वॉलनट्स आप खाते हो, मूंगफली खाते हो आप, ठीक है, ग्राउंड नट। तो ये जो चीजें आप खाते हैं उससे आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, यानी एचडीएल मिलता है। और एचडीएल का फायदा ये है खाने का, कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है और अपना गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देता है शरीर में। इससे आपकी जो ब्लड की लाइनिंग यानी कि पाइपलाइंस होती है, उनमें गंदगी जमा नहीं होती, आपका हार्ट हेल्दी रहता है, आपका बीपी नॉर्मलाइज्ड रहता है, आपकी बॉडी में मसल ज्यादा डेवलप होता है, आप हेल्दी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो गुड फैट के फायदे सबसे ज्यादा हैं। तो आपको एचडीएल चीजें खानी है, जैसे कि आमंड्स, वॉलनट्स, सीड्स, और नट्स वगैरह, ये सब चीजें आपको हेल्दी वे में खानी है। वो मैं आपको डाइट चार्ट बनाएंगे तब डिटेल और बताऊंगा। तो आई होप ये समझ में आया। उसके बाद एक और जो चीज आप बहुत सुनने को मिलती है, वो है मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो इनमें जो एचडीएल में सबसे अच्छे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसको म्यूफा प्यूफा बोलते हो। आप सफोला का ऐड देखते होगे टीवी में, उसमें लिखा आता है ना MUFA, म्यूफा, सॉरी बड़ा करता हूँ ऐसे, या फिर प्यूफा। इसका क्या फुल फॉर्म है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें खाना है, उनमें से भी मोनो और पॉली जो है दोनों तरह के खाने होते हैं, जो कि आपके सफोला या राइस ब्रान ऑयल, फॉर्चून ऑयल जो आप खा रहे होगे, या फिर आपका मस्टर्ड सरसों का तेल है, या बादाम है, अखरोट है, इन सब में ये म्यूफा प्यूफा होते हैं। जिसको आप और ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 सबने सुना होगा, खाना होता है, फिश ऑयल खाते हैं। तो ये चीजें आपके लिए एचडीएल बढ़ाती हैं और एलडीएल को घटाती हैं और आपको हेल्दी रखती हैं। तो ये इस तरह का आपको ऑयल या फैट खाना है। आज के बाद आप याद रख लीजिए, जिसका म्यूफा प्यूफा कम हो, जिसमें एलडीएल हो, लोग वो, सॉरी, जिसका हाँ कम हो और एलडीएल हो, वो नहीं खाना है। यानी कि जैसे समोसा बार बार तल रहा है अगर कोई बाजार वाला, भटूरे बार बार एक ही तेल में निकाल रहा है, वो आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। आपको बर्गर, पिज्जा, सॉस, चटनी, आइसक्रीम, ये सब चीजें, बाहर की चीजें छोड़नी है। तभी आप हेल्दी रह पाएंगे, बीमारियों से बच पाएंगे। उसके बाद ये आपका फैट का मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अभी इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट्स यू हैव, प्लीज आस्क मी। कोई भी चीज जो आपको इसमें समझ नहीं आई, प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनीबडी? फिर मैं पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। आज अभी हमारी क्लास जो है, 2-3 फ्रेंडली क्लासेस चल रही है, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछना शुरू करूंगा, साथ के साथ टेस्ट भी लूंगा, आपका ओरल टेस्ट भी और रिटर्न भी, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि आप मेरे सामने तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, फिर पीछे से समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्लीज आप पूछिए, जितना ज्यादा आप पूछेंगे आपका पैसा वसूल होगा और मुझे अच्छा लगेगा। बिना पूछे नॉलेज नहीं बढ़ती, और उसके लिए आपको थोड़ा सा घर पे भी पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सिर्फ 15-20 मिनट भी आप टाइम देंगे तो चलेगा। हाँ जी, एनीबडी? पूछने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं।
कोई सब सब लोग इंटेलिजेंट हैं, सबको समझ में आ गया है, इसलिए मैं भी खुश हूँ। कोई नहीं पूछ रहा है। आज हमने तीनों जो टॉपिक्स थे वो क्लियर कर लिए। अब हमारा वाटर रह गया इसके अंदर, इसलिए मैं जल्दी से वाटर बता देता हूँ। वाटर में ज्यादा चीज नहीं है, अभी आप मेजर चीज में समझिए। चौथा मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारा क्या है? वाटर है। बिना वाटर के हमारी लाइफ नहीं है। हम खाना खाए बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम 3 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकते। बिकॉज हमारी बॉडी का 60 to 70% जो वेट है वो वाटर है। और वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक पहुंचाता है, हमारे शरीर की गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो बिना वाटर के लाइफ ही नहीं है, इसलिए वाटर आपको ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि मुझे डायरेक्टली पानी ही पीना है। नहीं, आप वाटर से लिक्विड फॉर्म की कोई भी चीज पी सकते हैं, जैसे कि जूस है, मिल्क है, सूप है। ये सब चीजें भी आपको वाटर प्रोवाइड करती हैं। सैलेड्स हैं, खीरा है, टमाटर है, इन सब में वाटर होता है काफी क्वांटिटी में। फ्रूट्स हैं, तो ये सब चीजें आपको रेगुलर अपनी डाइट में रखनी है। और फिर भी रिकमेंडेशन होती है मिनिमम 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर यू नीड टू ड्रिंक ऑन एन एवरेज ऑन अ डेली बेसिस। 6 से 8 ग्लास आपको रोजाना पीने चाहिए। और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो या ज्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हो, तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है। लेकिन पानी में आपको ये नहीं है कि मैंने तो लिम्का और कोक पी ली, उसमें भी तो पानी था। मैंने बियर पी, वो भी तो लिक्विड थी। तो ये चीजें नहीं है इसमें अलाउड। आपको कैफीन कंटेनिंग बेवरेजेस को अवॉइड करना है, चाय, कोला और कॉफी और जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैंने अभी बताई, तो वो चीजें आपको नहीं पीनी है। और पानी को ही डायरेक्टली या फ्रूट और जूस और सैलेड्स में ही पानी को लेना है। तो ये आपको वाटर तक हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आज कवर अप हो गया, खत्म हो गया आज की क्लास में। लेकिन इसको और डिटेल में भी हमें पढ़ना है, और इनको डायरेक्ट यूटिलाइजेशन का फॉर्मूलेज वगैरह सीखने हैं इसके, वो हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे। आज तक मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन इतने इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको बताया है इतना भी बहुत है। अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे और इस नॉलेज को लगाएंगे तो इससे भी बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं एक बार पूरा आपको शुरू से, क्योंकि मैंने नोट्स आपको वैसे आगे कैलोरी तक भेजे हैं, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से फटाफट। स्टार्टिंग से हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये हमारी 6th बुक है। और जो खाली न्यूट्रिशन का कोर्स करते हैं उनको एक्स्ट्रा वो मिलता है कंटेंट। लेकिन जो फिट सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर कोर्स वाला जो हमारा जनरल कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये बुक सफिशिएंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो और भी काफ़ी मैटर है इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं जल्दी से एक बार। हमने स्टार्ट किया था डाइट से। कोई भी चीज़ जो आप खा रहे हैं वो डाइट है। ठीक है, जो भी आपकी आदत है खाने की वो डाइट है। और न्यूट्रिशन क्या है? जो आपको एनर्जी देती है चीज, जो आपको जिंदा रखती है या मेडिकली आपको खाने के लिए सलाह दी जाती है, वो न्यूट्रिशन है। सप्लीमेंट वो चीज है जो कि आपको, जो डाइट में या न्यूट्रिशन में कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट लेते हो। सप्लीमेंट का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे कि आपने एक्स्ट्रा विटामिन की गोलियां केमिस्ट से खरीद के खा ली, आपने प्रोटीन का डब्बा खरीद के खा लिया। ठीक है, ये सब चीजें सप्लीमेंट में आ जाती हैं। अदरवाइज तो आपकी डाइट में सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आते हैं न्यूट्रिएंट। दो प्रकार के होते हैं जैसे हमने बताया था। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक होते हैं आपके ज्यादा लाइट हो गया। एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें कि 4 तरह के आते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन एंड मिनरल्स और फाइबर आता है, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये जो चारों चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सॉरी तीनों चीजें जो हैं ये आपको एनर्जी भी देती हैं, बट आपको सोच समझकर इनका यूज एनर्जी के लिए करना है, वो हमारे हाथ में है। अगर आप सोचिए, एनर्जी का यूज किसको करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट को। अब इस थ्योरी को समझिए। हमारे शरीर को एनर्जी किसको देनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट को तो एनर्जी देनी चाहिए। और प्रोटीन को हमारे शरीर को रिपेयर और ग्रोथ देना चाहिए। प्लीज किसी की बैकग्राउंड का आवाज ज्यादा आ रही है, प्लीज अपना साउंड म्यूट कर लीजिए। ओके। तो दोबारा से सुनिए, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी, अभी भी नहीं बंद हुआ है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी के लिए यूज होना चाहिए, प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज होना चाहिए, और फैट जो है वो हमारे लिए HDL बढ़ाने के लिए यूज होना चाहिए, ताकि जो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के थ्रू हमारा मेटाबॉलिज्म का काम हो रहा है वो स्मूथली चल सके, उसमें कोई रुकावट ना आए। रुकावट इन द सेंस कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो ब्लड के थ्रू सारे काम होते हैं। ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि पूरी बॉडी के सेल्स को खाना पीना,
ऑक्सीजन सब पहुंचाता है। अगर रास्ते में ब्लड के कोलेस्ट्रॉल आ गया तो वो आपका सारा काम खराब कर देगा और आपके हार्ट तक भी ऑक्सीजन और फूड नहीं पहुंचेगा, हार्ट के सेल्स मर जाएंगे और हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसलिए फैट भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें प्रोटीन और फैट को एनर्जी का यूज रूप में यूज नहीं करना है, दूसरे यूज करना है। लेकिन जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया तो क्या करें? तो हम उस एक्स्ट्रा फैट को घटाने के लिए एक रूल लगाते हैं कि कम से कम 15 मिनट लगातार अगर हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हम फैट बर्निंग जोन में चले जाते हैं। तो अगर आप ब्रेक ले लेके एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे 5 मिनट जंपिंग करी रेस्ट ले लिया, 3 मिनट जंपिंग करी रेस्ट ले लिया, तो आप फैट बर्निंग जोन में नहीं जा पाते हो, उससे पहले ही आप रेस्ट कर लेते हो। जैसे मैंने दूध उबालना है और मैंने गैस का बर्नर ऑन किया और जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ गैस का बर्नर बंद किया, दूध को ठंडा कर दिया, फिर दोबारा से किया, फिर करा, तो कभी दूध उबलेगा ही नहीं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होगा, तभी वो दूध या पानी आपका उबलेगा। तो ऐसे ही आपको 15 to 20 मिनट्स का लगातार कार्डियो करना पड़ेगा, एरोबिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कार्डियो और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ही लगातार कर सकते हैं अप टू 20 मिनट्स। तो जब 20 मिनट्स हो गया तो आप फैट बर्निंग जोन में चले गए, तो आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट बर्न होना शुरू हो गया। उसके बाद जितनी देर आप स्टे कर लोगे एक्सरसाइज में उतना आपका फैट ज्यादा बर्न होगा। इस चीज को हम आगे फर्दर भी सीखेंगे। ओके, एनी डाउट्स? कोई चीज जो आपको याद आ रही हो जिम से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो इनसे कोरिलेट होती है, जो सर, कभी आप, हाँ जी, हाँ जी मैम पूछिए। मुझे आपने कहा कि एक्सरसाइज मतलब कितना आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। हाँ, ये कोई बंद हेलो। ही नहीं कर रहा है किसकी, प्लीज आप आवाज पीछे की बंद आवाज आ रही है प्लीज बंद कर लीजिए। मेरे यहाँ पर भी कुछ गाड़ियां चल रही है शायद, लेकिन दूसरे किसी के यहाँ से आ रही है, शायद बंद हो गया। हाँ जी पूछिए। हाँ, कि आपने कहा एक्सरसाइज करते वक्त कितना गैप लेना है ना, 5 मिनट ऐसा, मतलब कितना लेना चाहिए ऐसा पूछना है। अभी मैंने, आपका आवाज ही नहीं आ रहा। हेलो। हाँ, इसके रूल्स होते हैं कुछ, इसके जो हाँ। गैप के रूल्स होते हैं, अलग अलग टारगेट के हिसाब से, जो रिजल्ट आपको चाहिए होता है उसके हिसाब से रूल्स होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आऊंगा। इसका एग्जांपल ये, अगर किसी को वेट गेन करना होता है, किसी का टारगेट है कि मुझे वेट बढ़ाना है जिम में जाकर या एक्सरसाइज करके, तो वो अपने जो गैप्स को लंबा रखता है। यानी उसने एक एक्सरसाइज करी, मान लीजिए 12 बार उसने कोई पर्टिकुलर डंबल किया या कोई आपका आसन किया, उसके बाद वो रेस्ट पीरियड उसका थोड़ा सा लंबा चलाएगा। ठीक है, अगर उसका रेस्ट पीरियड थोड़ा लंबा है तो क्या होगा, वो फिर दोबारा से जब वर्कआउट करेगा तो हैवी एक्सरसाइज कर पाएगा। तो उसका वेट गेन का टारगेट अगर है तो वो तभी कर सकता है। ठीक है। और दूसरा, अगर आपको जल्दी से फैट लूज करना है तो आपके बीच दो एक्सरसाइज के बीच में गैप कम होगा, जितना कम गैप होगा उतना जल्दी फैट लूज होगा। वही रूल मैंने अभी आपको बताया था कि 15 to 20 मिनट्स अगर आप लगातार वर्कआउट करते हो तो आपका फैट बर्निंग ज्यादा होता है। अब आपके सवाल पे आते हैं। हाँ जी बताइए अब। वही वही पूछना था कि अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक एक्सरसाइज के हम थ्री थ्री सेट लगाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अभी वो सेट में कितना गैप लेना है, मतलब एक 5 सेकेंड या 10 सेकेंड। हाँ, ये डिपेंड इस करेगा कौन सी एक्सरसाइज आप करवा रहे हैं। जैसे आप योगा की बात कर रहे हैं या जिम वाली एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं? दोनों भी बताइए। हाँ, दो मैं बताता हूँ। एक तो हमारा जो 30 बार जो बोलते हैं ना, उसको हम रैप्स बोलते हैं, रिपीटिशंस। उसको सेट बोलेंगे एक, यानी एक बार में हमने 30 बार कोई चीज की तो वो हो गया एक सेट में 30 रैप्स लगाना। ठीक है, तो इसको इस तरह से हाँ। आपको बोलना है कि 30 रैप्स लगाए, रिपीटिशंस लगाए एक सेट में। तो जब आप 30 रैप्स लगा लिए आपने किसी भी उसमें एक्सरसाइज में, वैसे तो इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि 30 रैप्स लगाएं, वो अलग एडवांस लेवल का होता है। इसमें रैप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। अगर हम अपने शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे जो रिपीटिशन एक सेट में होने चाहिए वो 8 रैप से कम होने चाहिए। और वजन जो हमें उठाना है वो बहुत भारी होना चाहिए, जितना हम उठा सकते हैं उससे ज्यादा कैपेसिटी का। और अगर हमें अपनी बॉडी की फिजिक को अच्छा रखना है, बॉडी बिल्डिंग बनानी है, अपने शरीर को बॉडी बिल्डिंग बिल्ड करनी है, तो 8 रैप्स से लेकर 15 रैप्स के बीच में हमें रैप्स करने एक सेट में। ठीक है। और 15 से ऊपर अगर आप जाते हो तो हम उसको कार्डियो बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका स्टेमिना तो डेवलप होता है बट स्ट्रेंथ कम बढ़ती है, तो उसको स्टेमिना बोलते हैं। तो योगा में हम ज्यादातर स्ट्रेंथ लेवल पे कम काम करते हैं, क्योंकि या आप समझ सकते हो हम होल्ड पे ज्यादा काम कर रहे हैं, या हम
अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो भी इतने ज्यादा नहीं करते। लेकिन कार्डियो एक्सरसाइजेज में आप 30 रेप्स कर सकते हो। जैसे आपको मैंने बोला जंप करिए, तो 30 जंप आप कर सकते हैं। तो वो एक एक सेट के बाद आपको, अगर आपका टारगेट है कि जल्दी रिजल्ट आए, तो आप रेस्ट को कम करिए, यानी रेस्ट कितना, 30 सेकेंड का रेस्ट रखिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को वेट मतलब अपना ज्यादा, मतलब वो नहीं है, ज्यादा नहीं है मेरा ओवरवेट, तो आप 1 से 2 मिनट का भी रेस्ट ले सकते हैं बीच में। बट कार्डियो एक्सरसाइज में तो वैसे भी रेस्ट कम ही रखना चाहिए। थैंक यू। क्लियर हुआ आपका डाउट? और हाँ कुछ जी। कई बार ये थकावट के लेवल पे भी डिपेंड करता है। जैसे नया क्लाइंट आया है, वो ज्यादा थक रहा है, तो आप उसको हम्म। शुरुआत में ज्यादा रेस्ट देंगे। और जैसे जैसे एडवांस लेवल पे बढ़ेगा वो, आपका महीना 2 महीना आपसे उसने ट्रेनिंग ले ली और अब वो ज्यादा अच्छा कर पा रहा है या ज्यादा देर तक टिक पा रहा है किसी आसन में और एक्सरसाइज रेप्स बढ़ा रहा है, तो वो फिर रेस्ट पीरियड घटा सकता है। फिर भी कम रेस्ट लेना फायदेमंद चीज है हमेशा। जितना आप 30 सेकंड का रेस्ट मतलब सफिशियंट है, उससे ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो नेगेटिव चीज है। आप ये सोच के चलिए 30 सेकंड का सफिशियंट है। ओके। ठीक है मैम? हाँ जी। एनी, हाँ जी, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 1 मिनट रह गया हमारी मीटिंग को। एनी अदर डाउट? नहीं। जयपाल आपको समझ में आ रहा है? कमलेश आपने ज्वाइन किया था, आपको कोई डाउट है? सर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, हाँ जी, पूछिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हम बढ़ा सकते, प्रोटीन से बढ़ाया तो नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता सर? तो आवाज कट रही है और मीटिंग खत्म होने वाली है। आप नोट करके रखिए, मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक मीटिंग है सर। अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, 30 सेकेंड्स रह गए हैं। तो ठीक मैं सर, आप, कोई बात हाँ, आप मेरे को व्हाट्सएप कर नहीं। दीजिएगा प्लीज, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है सर? ओके, थैंक यू वेरी ठीक है मच सर। फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, और अपने नोट्स प्लीज पढ़ लीजिएगा, और डाउट्स लेके अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।